As you okay, so let's start with the some a little content just to finish off today's class. आज हमारा मेजर पोर्शन जो है वो हमने सबकी जो एक फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी वो कंडक्ट कर ली है। और अब जो पोर्शन थोड़ा टाइम जो रह गया हमारे पास से अराउंड 30 मिनट्स, उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या इज व्हाट इज सुटेबल टू बी कवर्ड। ओके, चलता है। वो चल रहा है, चल रहा है, काम हो जाता है, इसमें चल रहा है। इसके थ्रू अगर ट्राई कर लो कुछ वैसे कनेक्ट होता हो। ठीक है, ठीक। शुक्रिया। अच्छा जी, अभी जो टाइम थोड़ा हमारे पास रह गया इसमें हम ये काम करते हैं कि चूंकि आप लिटरेचर को आप देख रहे हैं सारा, तो एक लिटरेचर रिव्यू, एक रिसर्च पेपर लिखा जाता है जिसमें हम रिव्यू पेपर जिस तरह लिखते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू डू और हाउ टू राइट अ रिव्यू पेपर। इसमें जो हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, दो हमजा और बिलाल, इनके बड़े अच्छे रिव्यू पेपर्स भी हैं, वो हम एक रेफरेंस के तौर पे उनको भी देख लेंगे। और इससे पहले हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं कि एक रिव्यू पेपर में आप किस तरह से चीज़ों को ऐड करते हैं या कंटेंट को शामिल करते हैं। एक चीज़ जो हमें क्लियर होनी चाहिए कि रिव्यू पेपर्स जो हैं ये एक्सपर्ट्स लिखते हैं, एज सच स्टूडेंट्स या कहेंगे इनिशियल स्टेज ऑफ रिसर्चर्स में जो लोग होते हैं उनके लिए रिव्यू पेपर लिखना शायद बहुत मुनासिब नहीं होता। क्योंकि रिव्यू पेपर्स का मकसद या एम ये होता है कि आप बहुत सारे एग्जिस्टिंग कामों को कंपेयर कर रहे हैं ऑन अ सिंगल बेंचमार्क, या कुछ बेंचमार्क्स जो कि आपने डिसाइड किए हैं, और उन पे आप 10, 15, 20, 50, 100 पेपर्स को आप पिक करके एक सर्टन क्राइटेरिया के ऊपर, जिसका नाम है प्रिज्मा क्राइटेरिया, और उस प्रिज्मा क्राइटेरिया पे आप चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं और उनके बारे में फिर अपनी राय एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं इन अ पेपर, जिसको आप रिव्यू पेपर डिक्लेयर करते हैं। तो मैं उसमें थोड़ा सा बात करूंगा कि किस तरह से उसको लेके चलना है। सबसे पहले तो ये कि ये एक जो एरिया आपका डिफाइन डिफाइन होता है, उस एरिया के पर्सपेक्टिव से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं या बात करते हैं, और फिर इसको हम थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। लाइक मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। This presentation is showing a title and its some of its related discussion। और जब इसको हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ से हम रिव्यू पेपर के बारे में कुछ बात करते हैं कि जी हाउ टू मे बी डिसाइड अबाउट राइटिंग अ रिव्यू पेपर। लाइक अभी एक टाइटल है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर मॉडल फॉर रिपोर्ट जनरेशन ऑफ स्पाइन रेडियोग्राफ्स विद नॉलेज डिस्टिलेशन। मतलब एक टॉपिक या कहें कि एक प्रॉब्लम एरिया डिसाइड किया हुआ है और उसको हल करने की कोशिश की गई है विद सम ऑफ द अप्रोच, जो कि ट्रांसफार्मर बेस्ड अप्रोच है। ठीक है। अब इस एरिया में जब आप काम करते हैं, डेफिनेटली आप ये इसकी एक मोटिवेशन डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों इसमें काम करना ज़रूरी है, और से फर्दर उसमें कुछ फैक्ट्स फिगर्स जो अवेलेबल हैं एग्जिस्टिंग डाटा के बेस के ऊपर, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे वो 2-3 स्लाइड्स के ऊपर वो डिस्कशन हुई हुई है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, लोकल पर्सपेक्टिव से, और अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है कि जी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि फिगर आउट करनी है एक रिसर्च, इस रिसर्च टॉपिक के अंदर, जो कि स्पेसिफिक होगी आपके अपने टॉपिक से रिलेटेड। बट अब ये जो एक एरिया के अंदर आपने सोल्यूशन दिया है, ये एक ट्री की एक लीफ है। अगर हम समझेंगे जी एक दरख्त है, उस दरख्त की जड़ जो है वो प्रॉब्लम है, और जो उसके ट्रंक और ट्रंक से जुड़ी हुई जो शाखें हैं उन पे जो पत्ते हैं वो उसके मुख्तलिफ सोल्यूशंस हैं। तो उनमें से किसी एक शाख का एक पत्ता आप वाला सोल्यूशन है, जो कि यहाँ पे आप एज अ ऑब्जेक्टिव या आप कहें कि अपने टाइटल में आप रखेंगे उसको। ओके।
So you define your objectives, you define your research questions, you try to solve it. That is your specific domain जिसमें आप काम करते हैं, जो भी आपने शुरू कर दिया काम, ठीक है, everybody is selected a topic. But अगर आपसे कहा जाए कि जी मैंने एक रिव्यू पेपर लिखूं अपने इस काम से रिलेटेड जो मैं कर रहा हूं, तो नाउ यू हैव टू डिफाइन द ट्री ऑफ योर प्रॉब्लम, ऑफ योर डोमेन. लाइक इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो एक एक प्रोबेबल ट्री डायग्राम बनती है जिसके अंदर चीजें इकट्ठी की जा सकती हैं, एंड सम कमेंट्स और एनालिसिस कैन बी प्रेजेंटेड, वो कुछ इस तरह से की जा सकती हैं. लाइक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम एड्रेस हो रही है वो स्पाइन रेडियोग्राफ्स रिपोर्टिंग को डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें से जो मैं या ये स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है वो एक पर्टिकुलर ब्रांच की एक लीफ है. लाइक इसको अगर आप देखो तो स्पाइन रेडियोग्राफ रिपोर्टिंग इज द रूट विच इज बीइंग एड्रेस्ड, एंड देयर आर 4 डिफरेंट आई वुड से एरियाज या सब डोमेन्स या कहें कि स्पेशलिटीज विच कुड एड्रेस दिस रूट कॉज, जिसमें से एक मेंशन हुई हुई कि इमेज कैप्शनिंग के तरीके से ये काम किया जा सकता है. कुछ लोगों ने इमेज कैप्शनिंग से ये काम किया है, और उसके अंदर फर्दर उन्होंने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स से बहुत सारा काम लोगों ने किया हुआ है. और कुछ लोगों ने जो आपकी अप्रोच है LSTM बेस्ड, या कहेंगे जी जिसमें आप एम्बेडिंग करते हैं या यू मूव करते हैं टुवर्ड्स दी ट्रांसफॉर्मर्स, उसके ऊपर काम किया हुआ है. तो ये एक टाइप से या एक तरीके से इस मसले को हल किया गया. एक और सब डोमेन जो है वो मेडिकल इमेज कैप्शनिंग की बनती है, जो कि स्पेसिफिकली मेडिकल इमेजेस के परस्पेक्टिव से हैंडल की गई है, और उसके अंदर भी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स का एक डोमेन जो कि फर्दर सब डोमेन है, और मेडिकल ज्ञान का एक सब डोमेन है. यानी कुछ रिसर्च पेपर्स जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर के अंदर लोगों ने लिखे हैं, कुछ पेपर्स मेडिकल ज्ञान के अंदर लोगों ने लिखे हैं. फॉर यू जस्ट अगर आप टर्मिनोलॉजीज पे फोकस करें, मतलब इनकी डिटेल में शायद जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एक आई वुड से कि एनालिटिकली अगर आप इसको इमेजिन करें कि जी एक प्रॉब्लम को लोग एड्रेस कर रहे हैं कुछ खास तरीकों से, फिर कुछ और खास तरीकों से, फिर तीसरी डोमेन आ गई चेस्ट एक्सरे वाली. चेस्ट एक्सरेज के थ्रू भी एक ब्रांचेस या लीव्स हैं जिनमें लोगों ने मसलों को, इसी मसले को हल किया हुआ है, जिसमें बर्ड को यूज किया हुआ है, यूनिट ट्रांसफॉर्मर को यूज किया हुआ है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को यूज किया हुआ है, विजन ट्रांसफॉर्मर्स को यूज किया हुआ है. ठीक है मोहम्मद नबी. और नीचे एडवर्सली रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है. और इसी के अंदर डीप लर्निंग बेस्ड मेथड्स भी हैं, जिनमें CNS बेस्ड मेथड भी कुछ लोगों ने हैंडल किए हुए हैं, कुछ ने ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर कुछ कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं. और फिर एक और डोमेन है नॉलेज इंस्टॉलेशन का, इसके अंदर भी लोगों ने जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है. मेरा मैं जो से या जो स्टूडेंट जो मसला सॉल्व कर रहा है वो एक इस खास डोमेन के अंदर जाके सॉल्व कर रहा है, जो कि उसका प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हैं. बट if he or she would like to write a review paper, then not only considering purely his own or her own area is enough. He or she has to consider the other branches and other leaves as well. Only then a review paper can be written. So now if this student starts finding out कि जी okay problem या root of the tree है वो तो spine radiograph reporting का problem है, but उसमें ये सारे डोमेन्स या सब डोमेन्स में लोगों ने काम किया हुआ है. एंड नाउ स्टार्ट फाइंडिंग आउट दी रिसर्च पेपर्स इन ऑल ऑफ दीज डोमेन्स, एंड देन फिगरिंग आउट कि उनको किस तरीके से मैंने एक जगह पे कंबाइन करके अपने रिसर्च पेपर को कंपाइल करना है. इस काम के लिए फिर प्रिज्मा टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है, जिसका हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं. बट दिस इज जस्ट अ जनरल डिस्क्रिप्शन कि if you would like to write a review paper, then review paper is not only based on the approaches which you are addressing, but also all other approaches जो कि उससे रिलेटेड लोगों ने प्रेजेंट की हुई हैं. एक पॉइंट इसमें जरूर ये आता है कि डिपेंड करता है कि रिव्यू पेपर कितना कॉम्प्रिहेंसिव है. हो सकता है कुछ लोग सिर्फ पहली 2 ब्रांचेस को के ऊपर अपना काम प्रेजेंट करें या लिखें. हो सकता है कुछ लोग 3 ब्रांचेस को कंसिडर कर लें. बाय ब्रांच आई मीन द ग्रीन कलर्स. एंड मे बी कुछ लोग 4 ब्रांचेस को कंसिडर करें, और हो सकता है एक और एक ज्यादा डिटेल्ड बंदा है जिसने इसकी फर्दर 4 ब्रांचेस और भी डिफाइन कर ली हैं, फिगर आउट कर लिया. नाउ डिपेंड्स अपॉन दैट एक्सपर्ट हाउ मच एक्सपर्ट ही हैज और शी इज. सो दिस पर्टिकुलर ट्री कैन बी पॉपुलेटेड based on the expertise.
बिकॉज नाउ दिस ऑल बिलोंग्स टू द एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग दिस रिसर्च। एक बिल्कुल इनिशियल फेज के अंदर जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छी ट्री नहीं बना पाएगा। जब जो एक्सपर्ट होगा स्टूडेंट के फेज से गुजर के फैकल्टी की तरफ आ चुका होगा, या उसमें फर्दर भी वो अपनी कुछ स्टेप्स गेन करके एसोसिएट, असिस्टेंट एसोसिएट एंड प्रोफेसर लेवल पे आ चुका होगा, मे बी ही और शी पर दैट पर्सन वुड बी more suitable to write a review paper, because now based on the experience the tree is more populated, right? So इस perspective से हमेशा एक review paper की कुछ dimensions define की जाती हैं। और अगर मैं यहाँ से इसको, इस चीज़ की आपको समझ आ गई है, तो मैं इसको एक और कॉमन एग्जाम्पल से भी लिंक करता हूँ। से आपको, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने एक सोल्यूशन बनाना है। Let me share another presentation now. यहाँ पे मैंने एक ट्री बनाने की कोशिश की है। से योर प्रॉब्लम इज टू आप एक आई वुड से कि इंडस्ट्री में है, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में, और आपसे कहा जाता है कि एक प्रॉब्लम है कि हमने एक अच्छा सा टेलीविजन शो बनाना है, राइट? सो टेलीविजन शो इज योर सोल्यूशन ऑफ something which has been given to you. Problem is there and you are now working on that. So अब टेलीविजन शो जब आप बनाते हैं तो आप एक खास तरतीब से अपना टेलीविजन शो डिसाइड करेंगे कि जी मेरा सोल्यूशन, मेरा टेलीविजन का जो शो होगा वो एक गेम शो होगा, वो एक इंटरेक्टिव शो होगा, उसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे और उसमें ऑडियंस भी होगी। उसका टाइम पीरियड जो है वो सुबह का होगा, और उसकी जो ड्यूरेशन होगी 1 घंटे की होगी, और वो से इस पर्टिकुलर चैनल से जाके जो है ना वो होगा, और उसमें से इतनी पेमेंट जो है वो ऑडियंस को दी जाएगी और इतनी पेमेंट जो है वो से फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेंट्स को दी जाएगी। तो एक एक आप अपना फ्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो आपका एक सोल्यूशन बन जाएगा। बट टेलीविजन शोज तो दुनिया में बहुत अरसे से हो रहे हैं और बहुत सारे तरीकों से हो रहे हैं। तो अगर आपने एक रिव्यू पेपर लिखना है, हाउ टू कंडक्ट अ टेलीविजन शो, देन ऑल ऑफ दोस फैक्टर्स हैज टू बी कंसिडर्ड। लाइक इधर मैंने कुछ मेंशन किए। अब आप देखेंगे जी टेलीविजन शो जो है वो, उसमें बहुत सारे डोमेन्स या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लाइक कुछ टेलीविजन शोज जो है वो मीडिया या चैनल स्पेसिफिक भी होते हैं, कुछ खास स्पेसिफिक स्टाइल में कुछ शोज जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं। उनकी आप चाहेंगे प्रोप्राइटरी राइट्स के तौर पे भी कुछ शोज को लिया जाता है। तो कुछ आपको ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कि स्पेसिफिक टू सम स्पेसिफिक चैनल्स होंगे। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि आपके पास जो लाइक इन द करंट सिनेरियो अगर हम बात करें कि जी एक नीलाम घर एक 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 हुआ करता था आपका टेलीविजन शो, दैट वाज अ प्रोप्राइटरी शो ऑफ सम पर्सन विद पीटीवी, एंड प्रोबेबली दे हैव नॉट अलाउड टिल द टाइम, जब तक वो चल रहा था कोई और चैनल ये शो नहीं कर सकता, राइट? सो वी कुड कॉल के कुछ ऐसे शोज हैं जो कि स्पेसिफिक, जिनकी कुछ राइट्स लिए हुए हैं कुछ चैनल्स ने, एंड यू कैन नॉट कंडक्ट दोस टाइप ऑफ शोज एज योर सोल्यूशन। ठीक है? तो अगेन अ कैटेगरी ऑफ दोज शोज कैन बी कंसिडर्ड, एंड उसकी एक आप कुछ एक डाटा बना सकते हैं कि जी ये है जो कि इस तरह के शोज हैं। नाउ देयर कुड बी सर्टेन शोज जो कि ऑडियंस बेस्ड होते हैं, जिनमें ऑडियंस होती है, कुछ में ऑडियंस नहीं होती है, इस पे अलग कैटेगरी बन सकती है। कुछ जगहों पे पेमेंट की जाती है आपके पार्टिसिपेंट्स को, कुछ जगहों पे नहीं की जाती है। अगेन इस कैटेगरी पे शोज की डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। अगेन कंटेंट बेस्ड शोज कि ये गेम शो है, या ये एक कोई डिस्कशन बेस्ड शो है, या ये कोई कॉमेडियन शो है, या ये कोई सीरियस डिस्कशन है, इसकी बेस के ऊपर डिफरेंट शोज की कैटेगरीज और उनका डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। अगेन गेस्ट इसमें है नहीं है, डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। ये लाइव हो रहा है या रिकॉर्डेड है, इसकी बेस के ऊपर भी शोज की कैटेगरीज बन सकती हैं। फीडबैक अलाउड है कि नहीं है, इसमें लोगों से कोई फीडबैक लेके इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जाती है, अगेन कुछ शोज इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। क्या ये सीरियली हर हफ्ते में आ रहा है, रिपीट हो रहा है, या ये कोई वन वन एंड ऑट शो है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसकी बेस के ऊपर भी डाटा अलग अलग इकट्ठा किया जा सकता है। फिर इंटरेक्टिव है या स्क्रिप्टेड है, इसके बेस के ऊपर भी शोज की कैटेगरीज बन सकती हैं। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा है, उर्दू में हो रहा है, पंजाबी में हो रहा है, सराइकी में हो रहा है, इनकी बेस के ऊपर अलग अलग शोज का डाटा इकट्ठा हो सकता है।
ड्रेस कोड है नहीं है इसको, कुछ शोज के अंदर में होता है, कुछ शोज में नहीं होता, इसकी बेस के ऊपर भी कैटेगरीज बन सकती हैं। बजट बेस के जी इसका इतने मिलियन है, इतने मिलियन से ऊपर इतने शोज हैं, इनका डाटा अलग है, इस मिलियन से इस मिलियन तक डाटा शोज अलग है। पॉइंट क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि जी सोल्यूशन एक था, एक ही रूट था, बस रूट की देयर कुड बी 10, 20, 30 ब्रांचेस विच आर पॉसिबल, एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस हाउ वेल यू कैन मेक दिस ट्री। the better is the tree, accordingly हर कैटेगरी में you will put in some data। 10 shows चैनल मीडिया के, 20 shows ऑडियंस बेस्ड, 10 shows लैंग्वेज बेस्ड, 15 shows जिसमें कोई पेमेंट बेस्ड है, 15 shows ड्रेस कोड बेस्ड है, गेस्ट स्पीकर पार्टिसिपेंट बेस्ड अगेन कुछ और shows, नामों की लिस्टिंग, उनके चैनल्स, उनकी डिटेल सारी आप जमा कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन राइट अबाउट देम, क्योंकि जी अब ये सारे shows हैं। नाउ comes in your input of writing that detailed article जिसमें आप इन सब कैटेगरीज को अलग अलग डिस्कस करेंगे, और इसमें कुछ बात करेंगे कि जी इसके अंदर एग्जिस्टिंग क्या हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्या फ्यूचर चैलेंजेस हैं, और किस तरह की चीज इसमें आगे जाकर आने वाली है अगले 10, 15, 20 साल के अंदर। अब ये चीज अगर आप इन सब शाखों के अंदर डिस्कस कर लेंगे, दैट वुड बी योर रिव्यू पेपर विच वुड बी ऑफ सम इंटरेस्ट टू एनीबडी जो कि कभी आके पढ़ना चाहे कि जी टेलीविजन शोज किस किस तरह के सॉल्यूशंस पॉसिबल। ठीक है, द मोर कॉम्प्रिहेंसिव यू राइट, the more interested would be that reader, and again it would be cited a lot of times because such papers are always considered as a first step by every new entry। कोई नया बंदा आता है तो कोशिश करता है कि मैं पहले एक ऐसा पेपर पढूं जिसमें हर चीज कुछ ना कुछ कवर की हुई हो, जिसमें मैं जंप मारना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से यू राइट दी रिव्यू पेपर्स। तो रिव्यू पेपर्स का जो एक कंटेंट है वो जहन में होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं प्रिज्मा टेक्निक के ऊपर। बस दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ टुडे। और आज की जो मेरा जो अभी इस वक्त टाइम के लिहाज से कंसर्न था कि वी नीड टू गो फॉर दिस। ओके, मैंने यहाँ पे इसकी एक जर्नल जो है प्रिज्मा टेक्निक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट प्रिज्मा स्टैंड्स फॉर, लेट्स my memory is not that good, so let me just search it कि Prisma stands for what। हमजा आप बता सकते हो what it does it stand for? सॉरी सर, मेरे ध्यान में भी नहीं है। अच्छा जी, ठीक हो गया, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। This stands for प्रेफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस सर। share the link as well ताकि everybody can see। So Prisma stands for preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis. It's a set of guidelines used to ensure transparency and consistency when reporting the results of systematic reviews and meta-analysis, particularly in the medical field. But Prisma, in fact, is इसका purpose है to help researchers clearly document their methodology and findings in a systematic review, making it easier for others to understand and replicate the study। तो purpose ध्यान में रखें आप, की कंपोनेंट्स पे हम आते हैं कि वो क्या चीजें, और देयर इज अ फ्लो डायग्राम एज वेल, बट मैंने उसी फ्लो डायग्राम को जो है वो एक रिटन फॉर्म में थोड़ा सा मेंशन करने की कोशिश की है, लेट्स सी दैट। और उसके अंदर से कुछ चीजें हम पिक करते हैं, बट ऑफ कोर्स इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। वंस यू गेट इनटू इट तो वक्त के साथ साथ यू इम्प्रूव अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। सो मैं शेयर कर रहा हूँ इसकी चेकलिस्ट, और उसके अंदर से थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन के वो क्या बताना चाह रहे हैं वहाँ पे। ओके जी, सो यहाँ पे आई होप दिस इज विजिबल टू यू। सो अब जब आप काम करेंगे तो किस तरीके से काम करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे हम कि जी यू हैव टू हैव अ टाइटल ऑफ योर रिव्यू डेफिनेटली। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट वट एवर यू आर प्रेजेंटिंग एंड राइटिंग इट्स अ रिव्यू वर्क। सो टाइटल शुड मेंशन दैट कि जी इट्स अ रिव्यू वर्क। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीज लिखी जाती है? एब्स्ट्रैक्ट के अंदर यू ट्राई टू राइट अ स्ट्रक्चर्ड समरी ऑफ what you are trying to cover in that review paper।
विजिबल है ना जी आपको ये? ठीक है, ये मैं थोड़ा और साइज बड़ा करूँ उसको. So it provides the abstract of your work provides the structured summary, including as applicable. You may mention the background, objectives, your data sources, your study eligibility criteria. अगर ये एक सर्वे और पार्टिसिपेशन बेस काम है तो पार्टिसिपेंट्स की डिटेल्स, एनी इंटरवेंशन विच यू हैव मेड, योर सिंथेसिस मेथड, रिजल्ट्स, लिमिटेशंस, कंक्लूजन्स. प्राइमरली जो एब्स्ट्रैक्ट होता है दैट हैज टू एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन. सो इसके अंदर चूंकि ये सारे काम आपने किए होते हैं तो वो जो जो काम आपने किया है वो आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट में इंक्लूड करना है. अगेन इट्स इटरेटिव प्रोसेस. ये फौरन समझ नहीं आएगा आपको, बट जहन में हो कि जी मैंने इसको इसको इम्प्रूव करना है तो वक्त के साथ इम्प्रूव करते हैं. In the introduction, you give primarily you start ke ji, what is already known about your topic. The focus of introduction is what is known, and the objectives again are mentioned, are given within the introduction. ये जो सारे टॉपिक्स है ना ये आपके उस पर्टिकुलर रिव्यू आर्टिकल के अंदर होने चाहिए. ठीक है, लाइक एब्स्ट्रैक्ट हैज टू बी देयर एंड इंट्रोडक्शन के तो जो चीजें कवर होनी चाहिए, रेशनल कवर होना चाहिए कि जी ये जो काम करने जा रहे हो ये क्यों करने जा रहे हो. तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट है कि ऑलरेडी इस बारे में लोगों ने क्या काम किया हुआ है. तो उस पर्सपेक्टिव से एक ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपने बिल्ड करना होता है कि व्हाट इज ऑलरेडी नोन, एंड देन यू गिव एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस कि इस रिव्यू के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव होगा आपका, आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या होंगे. यू नीड टू राइट डाउन दोज 3-4 क्वेश्चंस एंड अकॉर्डिंगली द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन दैट. नाउ कम्स दी मेथड्स. अब आपने रिव्यू कंडक्ट करना है तो उसका एक मेथड होगा. इंट्रोडक्शन तो आपने दे दी, तो मेथड के अंदर नाउ द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू स्पेसिफाई द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. इससे क्या समझ आता है कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने काम किया हुआ है, उनके आर्टिकल्स भी हैं, किताबें भी हैं. अब आप उनमें से क्या सेलेक्ट कर रहे हैं और क्या सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. सो फॉर दैट पर्पज यू नीड टू गिव दिस क्राइटेरिया कि वो क्या क्राइटेरिया है. एंड आई विल शो यू एन एग्जांपल और रिसर्च पेपर व्हिच हैज बीन रिटन बेस्ड ऑन दिस, तो वहां से आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी. सो यू नीड टू गिव कि वो क्या आपने ग्रुपिंग किस तरह से की है, क्या आपने क्राइटेरिया या स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज की हैं. लाइक आपने फॉर एग्जांपल कोई साल के लिहाज से डाटा को सॉलिसिट किया है कि इतने सालों का डाटा मैं ले रहा हूं तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया है, इनको एक्सक्लूड कर लिया है. या मैंने कोई खास लैंग्वेज पे फोकस किया है, इनके आर्टिकल्स को फोकस किया है और मुसलमानों को फोकस नहीं किया. कोई पब्लिकेशन स्टेटस को देखा है कि पब्लिश पेपर्स हैं या अंडर रिव्यू पेपर्स हैं या ये कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं या ये जर्नल पेपर्स हैं, उस पर्सपेक्टिव से. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, बट anything which gives the rationale of your selection has to be mentioned. The information sources आपको देनी चाहिए कि जी कौन कौन से databases, registers, websites, organizations आपने consult की हैं to identify and figure out these studies. Your search strategy, how you have applied any type of filters to select or come to some shortlisted works जो कि आप इसमें आप बेस्ड ऑन दैट यू विल डिस्कस या यू आप जो बात करेंगे. फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस उसके परस्पेक्टिव से कि आपने किस तरह से उन आर्टिकल्स को सेलेक्ट किया है और कितने कोई आर्टिकल्स हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं, कौन कौन से टूल्स फॉर एग्जांपल आपने यूज किए हैं जिनके अंदर ये सारा काम किया गया है. और फिर क्या 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 रिस्क हो सकता है जो आपने आर्टिकल सेलेक्ट किए हैं, इनमें कोई बाइसिंग का रिस्क हो सकता है, कोई खास जेंडर के पर्सपेक्टिव से बात तो नहीं कर दी आपने, या कोई खास लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से या खास रिलीजन के पर्सपेक्टिव से तो नहीं ये स्टडीज इकट्ठी हो गई हैं. तो ये इस मेथड्स पे अगर आप गौर करो तो मेथड्स इज अ section of your research paper which gives details of how you have selected the papers which you are going to discuss. अभी आपने डिस्कस नहीं किए, बट मेजर पोर्शन किस पे कवर हो रहा है. पहले पोर्शन में आपने बताया कि जी क्या हो चुका था और मेरे रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यहां से आपने शुरू किया था. फिर आपने अपना तरीका बताया कि मैं किस तरह से अब अपने रिसर्च पेपर्स को निकाल रहा हूँ, यानी वो जो ट्री बनी है मेरी उसके बारे में आपने डिटेल डिस्कशन अपने नेक्स्ट सेक्शन में करनी है. और ट्री के बाद नाउ वंस दीज आर फाइनलाइज्ड देन यू गिव द रिजल्ट्स एंड योर कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ रिजल्ट्स में क्या चीजें हैं, you describe the results of the search and selection process, again the part of your methodology जिसमें आप अपने काम को सेलेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जो आपने जो फिल्टर्स लगाए हैं उनकी बेस पे अब कौन सी चीजें सामने आई हैं जिनको आप यू आर गोइंग टू डिस्कस विद इन योर रिव्यू पेपर, उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे आप. द केस स्टडीज विच यू हैव माइट हैव कंसिडर्ड,
या वो सारे काम जो कि आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया के पर्सपेक्टिव से आपने किए हैं वो कौन से हैं, कौन से आपने इंक्लूड किए हैं, कौन से आपने एक्सक्लूड किए हैं और क्यों एक्सक्लूड किए हैं, ये रीजन सारी आप अपनी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सिलेक्शन प्रोसेस अब जो आर्टिकल सामने आ गए हैं उनके बारे में कुछ फर्दर डिटेल्स भी आपने फिर बतानी है कि क्या ये चीज़ जो है वो निकली है बाहर। एंड देन कम्स द डिस्कशन पार्ट। अब आप डिस्कस करते हैं कि जी ओके, जो पेपर सामने आ गए हैं, जो डाटा सामने आ गया है, अब उसको डिस्कस करेंगे। यू गिव द जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल द एविडेंसेस अवेलेबल। यानी एक बात है, फिर उसके अगेंस्ट किसी और ने कुछ और बात की है, किसी तीसरे बंदे ने कुछ और बात की है, तो एक ही थ्योरी पे 3 4 5 6 7 डिफरेंट आउटपुट्स हो सकती हैं। वी कॉल इट द सिंथेसिस मैट्रिक्स। मैं आपको सिंथेसिस मैट्रिक्स भी दिखाता हूँ, बट this is just the interpretation of the results in the context of other evidence. So एक के बारे में बात कर की जाए बट किसी और के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से भी बताना है कि जी ये क्यों ऐसा है, कोई और तो कुछ ऐसे भी बात कर रहा है। You discuss the limitations, you discuss the limitations of your review process during that review writing. You discuss the implications of the study for the results of practice and any policy making decisions or the future research ideas जो कि उससे निकल रहे हैं और आगे challenges के तौर पे सामने आ सकते हैं। So now this thing would be ultimately concluding your entire thing, जिसके अब now this is the output of my work. तो अगर इस सारी चीज़ों को अगर आप पॉइंट वाइज दोबारा मैं समराइज करूं तो यू गिव द टाइटल एज अ सिस्टमैटिक रिव्यू टाइटल। यू गिव द एब्स्ट्रैक्ट जिसमें ये सारे काम जो आपने किए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन के बाद जो उसके रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के बाद जो उसकी डिस्कशन है उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन एब्स्ट्रैक्ट में आएगी। इंट्रोडक्शन के अंदर आपका बेसिकली रेशनल डेवलप होगा कि क्या क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया में इस वक्त इस टॉपिक से मुतालिक और मेरे रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या हैं। और फिर उन रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स को आप जाके डिस्कशन वाले पोर्शन के अंदर डिस्कस करेंगे जो कि आगे आएगा। बट द नेक्स्ट सेक्शन इज योर सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें आप बताएंगे जी कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या है और फिर क्या चीज़ निकली है, बाइसिंग क्या है, कौन कौन सी स्टडीज आपने फाइनलाइज की हैं, ट्री डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। और अल्टीमेटली देन यू कम ऑन टू द डिस्कशन पार्ट जहाँ पे आप डिस्कस करेंगे कि ओके जी ये जो बातें इस इनका इन सारे पेपर्स में हुई हुई हैं, इनका आपस में कॉन्टेक्स्ट क्या बिल्ड हो रहा है, इनके इनकी फ्लो डायग्राम क्या बिल्ड हो रही है, इनके टेबल्स क्या बन रहे हैं, और अगर एक कोई फैक्ट है तो वो किसी और के बैकग्राउंड में कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब जितना अच्छा आप लिख सकते हैं, अगेन इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, नॉट इजी, बिकॉज यू हैव टू इंटरप्रेट somebody's results as a result of somebody else's work as well। तो बहुत सारे काम है एक ही टॉपिक पे डिस्कस हुए हुए, आपने एज अ सुपर एक्सपर्ट उन पे कमेंट करना है कि ओके जी अगर मिस्टर एक्स वाई जी ने एक बात की है तो एबीसी ने भी एक बात की थी, इसने जो अगर बात डिफर की है तो उसकी वजह ये है क्योंकि एबीसी ने कुछ इस तरह की लिमिटेशंस के साथ बात की थी। लेकिन ये वही बंदा बात कर सकता है जो कि एरिया का एक्सपर्ट है, राइट। सो उस पर्सपेक्टिव से डिस्कशन पार्ट, और अल्टीमेटली देन यू कंक्लूड योर सेक्शंस कि ओके जी ये मेरी फ्यूचर फाइंडिंग्स एंड रिसर्च की जो डायरेक्शंस हैं वो बनती हैं इन दिस डोमेन। लेट मी शो यू अ रिसर्च पेपर जो कि लेटली अभी एक हमारा पब्लिश हुआ था। और रादर आई वुड रिक्वेस्ट हमजा, हमजा आप अगर ऑन बोर्ड हैं तो कैन यू शेयर योर पब्लिश्ड रिसर्च पेपर जो कि रिव्यू सर मैं डायरेक्शन। करता हूँ। ओके, काइंडली अगर शेयर कीजिए, मैं आपको इस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक्सेस देता हूँ एंड ट्राई टू एक्सप्लेन योर वर्क जो कि आपने उसमें किया है।
सर, इज इट विजिबल? जी, इट्स विजिबल नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मेरा सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन के ऊपर एक रिव्यू आर्टिकल था, जो कि मैंने MS डिफेंस से पहले लिखा था सर की गाइडेंस के साथ। और ये IEEE एक्सेस में पब्लिश हुआ था। इसके अंदर जो इसको लिखने का एम था वो ये था कि जो करंट अप्रोचेस थी सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन की, जो दुनिया में लोग कर रहे हैं, जो लोग पहले कर चुके हैं, उनको एनालाइज करके फ्यूचर ट्रेंड्स को कुछ एनालाइज करना था। तो इसको मैं अभी सीक्वेंशली ऊपर से नीचे की तरफ लेकर चलूंगा, और आई विल ट्राई कि मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। एब्स्ट्रैक्ट तो एंड पे ही डिस्कस होगा, उसमें सारा कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया होता है पेपर का। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने कुछ बातचीत की थी कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो उसने इम्पोर्टेंस गेन की है, वो होती क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और दुनिया में लोगों ने किन किन टेक्निक्स पे काम किया हुआ है। ये जो सामने टेबल नज़र आ रहा है, टेबल नंबर 1, इसके अंदर कुछ टेक्निक्स जो थी उनको डिस्क्राइब भी किया था, और उनके प्रोज और कॉन्स को फर्दर बताया था। यहाँ पर हमने बात की थी कि हम क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे। जहाँ पर मेरा अभी कर्सर है, मैंने ब्लू में इसको हाईलाइट भी किया है, कि हमने टूल्स, जो रिसर्च ट्रेंड्स थे, एक्यूरेट मेजर्स, उनका इम्पैक्ट, कौन कौन सी डेटाबेसेस हैं और गैप्स क्या हैं, ये बातचीत हमने करनी थी। उसके बाद हम जो रिसर्च क्यूरीज की बात करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस या RQs भी कहते हैं, वो हमने 4 आइडेंटिफाई किए थे। और उसमें हमारा एम यह था कि जो मेजर मशीन लर्निंग या नॉन मशीन लर्निंग टेक्निक्स हैं, नॉन मशीन लर्निंग पहले होती थी ज़्यादातर, आजकल मशीन लर्निंग पे काम होता है, उनको आइडेंटिफाई करें कि वो कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स को किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं। और जो फैक्टर्स हैं सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर, उनको अगर हम मशीन लर्निंग मेथड्स को यूज़ करते हैं तो कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको क्या बेनिफिट हो रहा है इन चीज़ों से। और आखिरी था कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो डेटा है कॉस्ट एस्टिमेशन के मुताबिक, वो किन रिपोजिटरीज के ऊपर या डिजिटल लाइब्रेरीज के ऊपर अवेलेबल है। लिटरेचर रिव्यू का हमने इस तरीके से शुरू किया था कि पहले हमने जो पुरानी टेक्निक्स थी, जो नॉर्मली एक्सपर्ट जजमेंट बेस्ड होती थी, उनको डिस्कस किया था इनिशियली पार्ट 1 के अंदर। उसके बाद जो एल्गोरिथमिक अप्रोचेज आई थी अराउंड 80s, उनके बारे में कुछ बातचीत की थी। और उसके बाद फिर हम आगे थे, जो कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस जब आई, मशीन लर्निंग आई और कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, मेनली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बातचीत यहाँ पर की थी हमने। उसके बाद एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया था हमने, जो लिटरेचर रिव्यू हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर से अच्छे आर्टिकल्स जो थे, टॉप टॉप साइटेड टॉप रेटेड आर्टिकल्स, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हमने शॉर्टली यहाँ पर डिस्कस किया था। फिर मेथोडोलॉजी आ जाती है। मेथोडोलॉजी के अंदर जो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यूज हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, उनके अंदर एक बहुत बड़ा नाम है बारबरा किचन हैम का, जिन्होंने सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू लिखने का पूरा तरीका बताया है, और इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड के अंदर। और उसी तरीके को यूज़ करते हुए है प्रिज्मा मेथोडोलॉजी को यूज़ किया। और एक मेथोडोलॉजी होती है, इसको कहते हैं टॉल गेट अप्रोच। टॉल गेट लफ्ज़ जो है वो टॉल प्लाजा से निकला है, कि आप हर एक जो आर्टिकल है उसको वन बाय वन देखते जाते हैं और आगे निकालते जाते हैं। उसको यूज़ करते हुए हमने ये मेथोडोलॉजी यूज़ की, जिसका अभी ये जो ओवरव्यू है इस फिगर में नज़र आ रहा है, जो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिजल्ट फेज में आपको नज़र आ रहा है, कि पहले हमने RQs बनाए प्लानिंग फेज में, एग्जीक्यूशन में हमने सर्च स्ट्रिंग से रिसर्च मेथोडोलॉजी बना के कुछ आर्टिकल्स को इंक्लूड किया, कुछ को एक्सक्लूड किया, फिर उनकी क्वालिटी असेसमेंट की, फिर उनमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करके रिजल्ट सिंथेसिस किया और रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। फिर हमारा फ्रेमवर्क आ जाता है। फ्रेमवर्क के अंदर वही चीज़ किसी और तरीके से थोड़ा सा डिफाइन की गई है, और फिर हमने उसकी स्टेजेस बता दी हैं अगले पार्ट में। फिर आती हैं वो डेटाबेसेस जो हमने एक्सप्लोर की थी। उसमें IEEE एक्सप्लोरर थी, स्प्रिंगर था, साइंस डायरेक्ट, ACM और हिंदावी, मेनली ये 5 थी। उसके बाद जो सर्च स्ट्रिंग्स इस्तेमाल हुए थे इन पांचों के, वो मैंने डिफाइन किए थे, और उनका ड्यूरेशन, कि कब से कब तक का फिल्टर अप्लाई किया था, कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की गई थी, कौन सी टर्म और में थी, कौन सी एंड में थी, कि और का मतलब है कि वो हो या दूसरी ना हो, और एंड में के दोनों होनी चाहिए, इस सब की डिफाइन करके।
और फिर हमने उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करके इस टेबल के अंदर उसको हमने समराइज किया था कि हमारे पास इनिशियली कोई 1 लाख से ऊपर आर्टिकल्स आए थे, फिर हम उसको रिफाइन करते करते फिफ्टीज में ले आए थे। इसका वही फ्लो चार्ट यहाँ बना दिया हमने कि किस किस डिजिटल लाइब्रेरी से कितने कितने आर्टिकल्स इनिशियली आए थे, फिर हमने क्या उसके ऊपर किस तरीके से कास्ट ऑफर रिमूव किया और इवेंचुअली हम फिर उसको 52 पे ले आए थे। फिर उसका एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया हमने आगे डिफाइन किया सारा, और डाटा शिफ्टिंग की बात की। क्वालिटी असेसमेंट करने के बाद हमने पूरा एक मेथोडोलॉजी होती है जिसको ट्रिपल आर कहते हैं, उसके अंदर रिपोर्टिंग रिगर क्लैरिफिकेशन और इस तरह के कुछ चीज़ें थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उनको हमने आगे फिर फर्दर डिफाइन भी किया हुआ है। हर एक के मार्क्स थे, टोटल 100 मार्क्स का क्राइटेरिया था। और फिर उसकी ये मैट्रिक्स बनाई थी कि किस आर्टिकल के कितने मार्क्स हैं। उस मैट्रिक्स के ऊपर फिर हमने क्वालिटी असेसमेंट की थी और फिर कुछ अच्छे आर्टिकल्स आइडेंटिफाई करके और फिर हमने आगे अपनी जो रिसर्च क्वेश्चंस थे उनको एड्रेस करना शुरू किया था। थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, टाइम कम रह गया। रिजल्ट्स के अंदर हमने फिर डिस्कस किया था, जो हमारा पहला था कि कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो ज़्यादा एप्लीकेबल हैं आजकल। मशीन लर्निंग का लेफ्ट पे ग्राफ नज़र आ रहा है, राइट पे नॉन मशीन लर्निंग का नज़र आ रहा है। रेड में हाईलाइट किया हुआ है मशीन लर्निंग में एन टॉप पे है और नॉन मशीन लर्निंग में कोकोमो टॉप पे है। और इसी तरह जो नेक्स्ट रिसर्च क्वेश्चन था कि कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, उसके अंदर डाटा क्वांटिटी क्वालिटी एवोल्यूशन मैट्रिसेस वगैरह को हमने डिस्कस किया था। और ये देखा था कि हमारे पास टॉप के ऊपर जो है वो एम आर ई जो है और एम आर ई जो है टॉप पर आ रहे थे। फिर हमने जो उसकी इंडस्ट्रियल डोमेन्स जब डिस्कस की तो उसके अंदर देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेफ्ट पे जो ग्राफ नज़र आ रहा है वो टॉप पे थी और राइट साइड पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टॉप पे आ रही थी। और फिर हमने डाटा रिपोजिटरीज देखी तो जो डाटा था वो प्रॉमिस रिपोजिटरी पे सबसे ज़्यादा है। डाटा सेट जो है वो नासा का है और मैक्सवेल का है। और फिर हमने जो टॉप पेपर्स थे उनकी एक कंपैरिजन किया, उनकी प्रेफरेंसेस बताई और आखिर में कंपैरिजन करके हमने उसको कंक्लूड कर दिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा उसका गैप एनालिसिस भी दिया, समरी देके फिर हमने कंक्लूड कर दिया। तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था अपने एमएस थीसिस के अंदर। जो मैंने इससे फाइंडिंग्स ली थी उन्हीं को मैंने यूज़ करते हुए अपना एमएस थीसिस बिल्ड किया था। और इन्हीं गैप्स के ऊपर मैंने अपना जो रिसर्च थी एमएस की उसको मैंने फिर टेक ऑन किया था। और इसी की बेस के ऊपर मैं अभी भी जो पीएचडी की भी रिसर्च कर रहा हूँ, इसी की बेस के ऊपर मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी हेल्प आउट कर रही हैं। सर थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू प्लीज़। Thank you, Hamza. Thank you very much for your description. So I think we should just close क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं और यही एक एम था आज की अब तक की जो हमारी थोड़ा सा टाइम रह गया था कि इसमें हम थोड़ा डिस्कस कर लें। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा गुड अमाउंट ऑफ आइडिया आपको रिव्यू पेपर्स के पर्सपेक्टिव से हो गया। रिव्यू पेपर लिखना इज नॉट अ पीस ऑफ केक, इट इज़ अ टफर टास्क देन रेगुलर पेपर। रेगुलर पेपर में आप सिर्फ अपना काम बताते हैं, रिव्यू पेपर में आप बहुत सारों के काम बताते हैं। लाइक इस रिसर्च पेपर के अंदर अराउंड 100+ रेफरेंसेस हैं और जो फिल्टरिंग प्रोसेस है उसमें अराउंड लाखों आर्टिकल्स से करते करते आपने फिर 50+ आर्टिकल्स को फिगर आउट किया जिनके बारे में फिर रिसर्च क्वेश्चंस को एड्रेस करके आंसर्स दिए गए। तो जो प्रोसेस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसका जो अप्रोचेज है, पैकिंसन अप्रोच है, ये प्रिज्मा बेस्ड अप्रोच ही है। नेम ऑफ द रिसर्चर इज विद द सेम, उनके नाम के साथ ये अप्रोच लिंक की जाती है और अकॉर्डिंगली इसकी बेस के ऊपर ही रिसर्च पेपर्स रिव्यू आर्टिकल्स जो है वो लिखे जाते हैं। सो आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीक में आपका इंशाल्लाह अब एग्जाम होगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम ओपन बुक ओपन नोट्स होगा, और सॉरी क्लोज बुक क्लोज नोट्स होगा, और नो मोबाइल फोन नो लैपटॉप। जो आपने चीज़ें नोट की हैं उन्हीं के अंदर से आपका पेपर आएगा। ठीक है, और अपना जो अपना आपका टॉपिक है उसको ज़रूर तैयार करके आइएगा, उसके अंदर से भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है। सो चलें जी, थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम आफ्टर 1 वीक नाउ, जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच हमजा, बिलाल एंड आमिर।